बनर्जी के लिए ये फायदे का सौदा है कि मोदी जी केंद्र में बने रहें और उनके साथ उनका झगड़ा चलता रहे। क्या, अब मैं बिजनेस की लैंग्वेज में सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन आप सब लोग समझ जाएंगे कि जो इन सारे विपक्ष के दलों का, बड़े मजबूत दलों का, छत्रपों का जो अंडरलाइंग एसेट है वो कॉमन है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल उसको साफ साफ मैं कह देता हूं। बोलिए। मुस्लिम मतदाताओं का समूह, मैंने उसको डेमोग्राफिक एडवांटेज अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन साफ साफ कहता हूं, मुस्लिम मतदाताओं का समूह इन सब की साझा, जिसको कहें आप, उसको कह लें बेस वोट, कह लें कि उसी के आधार पर तो वो तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर वाली बात करते हैं। और जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है उस बात को पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए कि शरद पवार का नाम अगर शादाब अहमद होता या शरद का नाम शादाब होता तो आज शरद पवार को भी सब कहते ना कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। आज कोई क्यों नहीं कह रहा है? और ओवैसी भी तो कभी भाजपा के साथ नहीं गए हैं, लेकिन सारे राजनीतिक विश्लेषक राग अलापते हैं कि देखिए वो भाजपा की बी टीम है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस दिन ओवैसी ताकतवर हो जाएंगे वो क्या भाजपा की बी टीम रह जाएंगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति में कोई ए और बी टीम नहीं होता, राजनीति में रणनीतिक तौर पर होता है और उसमें एक दूसरे को टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं। जहां ठीक निकल गया। तो मुझे लगता है कि राजनीति ये भी 24 में तय होने वाली है। ये जो सेकुलर वाला है ना, इसका भी मुझे लगता है कि असली इसमें एक सवाल और है, ये प्रेम जी आप जवाब दीजिएगा। टीएमसी ने तो ये कह दिया कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की, वो जो चुनाव हराया है ना उधर बंगाल में उपचुनाव, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब बी टीम है, कांग्रेस भी बीजेपी। ये क्या है? मैं थोड़ा मजाक के लहजे में नहीं कह रहा हूँ, सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि ये जो अंडरलाइंग एसेट बजा या मुस्लिम वोट बैंक या सेकुलर वोट बैंक जो भी है, उस पर खतरा मंडरा रहा है क्या कि कांग्रेस को साथ लेंगे, एकजुट होंगे तो सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा? देखिए अभी 50 वर्सेस 50 की लड़ाई चल रही है क्या? देखिए नीरज जी, सबसे भ्रामक बात तो ये कही जाती है कि तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोट से ही इतनी बड़ी सफलता हासिल करके बैठी है। सबसे भ्रामक बात यही है, जबकि हिंदुओं का अधिकाधिक वोट जो है तृणमूल कांग्रेस को मिला है। तो ये बात पूरी तरह से गलत है। हाँ, दूसरी बात जो टीएमसी कह रही है, तो टीएमसी के समांतर जो विपक्ष है वो विपक्षी दलों को एक रूप में देख रही है। तो बीजेपी को, चूंकि आप सही कह रहे थे हर्षवर्धन जी कि जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है वो बीजेपी को भी फायदा पहुंचाती है और टीएमसी को भी पहुंचाती है। तो टीएमसी इस फायदे पर बने रहने के लिए कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बता दे रही है, उनके पॉलिटिकल जरूरत है वहां। लेकिन यही चुनाव परिणाम बंगाल का ये भी बताता है कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी एकता बोल करके चीजें हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस के से मिल करके सीपीआई और लेफ्ट और कांग्रेस चली जाती है तो इससे बीजेपी मजबूत होगी। कोई जरूरत नहीं है पश्चिम बंगाल में ऐसी किसी विपक्षी एकता की, बल्कि यहाँ पर अलग चुनाव लड़के ही बीजेपी के बरक्स विपक्ष अपनी सीटें बढ़ा सकता है। इसलिए विपक्षी एकता बोल करके तृणमूल, कम से कम पश्चिम बंगाल का उदाहरण विपक्षी एकता में बाधक नहीं है, वो संख्या बढ़ाने वाला साबित होगा। जी प्रदीप जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि ये जो वोट की लड़ाई है वो है, या इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि आपस में जो झगड़े फसाद लड़ाई, इसका एक कारण ये ईडी सीबीआई का डर भी है क्या कि ज़्यादा उछलोगे तो लग जाएंगे हम अभी पीछे, तो इसलिए सब अपने अपने बाजार में मिलेंगे नहीं भाई हम, तो ऐसा भी है क्या? देखिए ऐसा है नीरज जी, जो जनाधार वाला नेता है वो सीबीआई ईडी से नहीं डरता। उस तरह से चुनाव के बाद अगर वो सत्ता में है तो उसका डर जरूर होता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कि इस डर से चुनाव नहीं लड़ेगा या साथ दे देगा सत्तारूढ़ दल का, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये जो विपक्षी एकता की डगर है बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं। लोकनीति एनईएस ने एक सर्वे किया 2019 के लोकसभा चुनाव। अब आप विपक्षी एकता की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये दल सारे विपक्ष जो है एक हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने 2 टेस्ट केस लिए, एक कर्नाटक और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मिल गए, सबसे बड़े दल, और जो अर्थमेटिक बना उसमें लगा कि अब तो बीजेपी का कहीं कुछ है ही नहीं, टिक ही नहीं पाएगी। जैसे 2015 में बिहार में हुआ था वैसे ही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो उन्होंने उनके सर्वे में जो निकला कि जो उनका कोर वोट है उसमें जाटव है, यादव है और मुस्लिम, उसका 80% पोलराइज हो गया, उनको मिल गया। लेकिन उसका रिएक्शन ये हुआ कि गैर जाटव, दलित, गैर यादव, ओबीसी और सवर्ण,
ये उनके खिलाफ पोलराइज हो गया, इन दोनों दलों के खिलाफ, और बीजेपी के साथ हो गया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी जो है 62 + 2 64 सीटें जीत गई। कर्नाटक में दूसरी स्थिति थी, कर्नाटक में कोर वोट मिला ही नहीं। गोकालिगा और जो है खासतौर से दलित वोट जो कांग्रेस का है, उनके सर्वे के मुताबिक 10 में से 4 वोटर जो कांग्रेस के थे, कोर वोटर, उन 4 ने ही जेडीएस को वोट दिया, और जेडीएस के 10 में से जो कोर वोटर थे उनमें से सिर्फ 3 ने कांग्रेस को वोट दिया। तो ये विपक्षी एकता जो है, ये कभी कभी काउंटर पोलराइजेशन का भी काम करती है। जरूरी नहीं है कि 2 दल मिल जाएंगे तो जो एक तीसरा है उसका सफाया हो जाएगा। जहां केमिस्ट्री मिल जाती, जहां वोट ट्रांसफर होता है एक दूसरे को, वहां विपक्षी एकता का असर दिखता है। और ये केमिस्ट्री ज्यादा बनती है जब कोई मल्टी स्टेट पार्टी या ऐसी पार्टियां हो जो एक दूसरे को वोट कुछ देने में सक्षम हो। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई पार्टी आ जाए, डीएमके आ जाए, टीएमसी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, वो कांग्रेस को क्या दे सकती है? तो जहां सीधी लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस में, मुझे लगता है कि इस दौर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कमोबेश, मतलब सीधी तो नहीं है कर्नाटक में, लेकिन इन 4 राज्यों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या होगी, इसके आधार पर एक खाका बनेगा 2024 की विपक्षी एकता का, कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ने में सक्षम कितनी है। इसका आकलन बाकी गठबंधन के दल करेंगे। अगर उनको लगेगा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाने से हमारा वोट शेयर बढ़ेगा तो गठबंधन होगा। अगर लगेगा कि नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा कांग्रेस को फायदा होगा, तो गठबंधन नहीं। जैसा बंगाल में हुआ वैसा दूसरी जगहों पर भी हो सकता है, जो डर है, जो हर्षवर्धन जिस तरह इशारा कर रहे थे। संजय जी, कॉमन एजेंडा सबका एक है, लेकिन उसके बावजूद सबके अपने अपने अलग अलग तर्क है, जैसे अभी बाकी 3 लोगों ने भी एक्सप्लेन किया। आपके हिसाब से क्या ब्रांड मोदी